नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी की जर्नी जब कोई बच्चा सोचता है तो पूरे वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम के बारे में सोचना से छोड़ी एक कह सकते हैं समस्या निकल के आती है। उससे बड़ी समस्या है कि हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इट मीन्स मतलब उसका समझने का दायरा क्या होगा, हमारे पास रिसोर्स क्या होंगे, हमारे पास मेंटोर कौन होगा, हमारे पास गाइडेंस कहाँ से मिलेगा। इन सब के अलावा एक जो लंबी कड़ी है जो ज़्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट स्टार्टिंग करते समय अपनी तैयारी में गलती कर लेते हैं। यानी आप अगर 12th पास हैं या आपने यूजी किया है या पीजी किया, सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। यहाँ समझते हैं कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्टिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं या एक प्रकार से कह सकते हैं सोच रहे हैं, तो आज की 10 मिनट की वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जब भी आप किसी मकान को बनाना स्टार्टिंग कर लेते हैं तो उसका डिज़ाइन, उसका नक्शा, उसकी नींव, हर चीज़ आपको पहले प्रिपेयर करनी होती है और उसके बाद उस पर काम करना होता है। ऐसे ही आप भी कहीं ना कहीं अपने सपनों का एक मकान बनाना स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपको अपने अगर सपनों का मकान के लिए बेहतर रणनीति नहीं है, बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं है, तो उसमें बहुत सारी कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी। जैसे कि कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूट या कोई टीचर ये कह दे कि आपको यहाँ पर इस दूरी पे तय करने पर आपको सपने आपके हासिल हो जाएंगे। तो अगर आपने भागना स्टार्टिंग कर लिया तो आप भाग किस दिशा में रहे हैं, यानी चलने से ज़्यादा जरूरी है डायरेक्शन का बेहतर होना। डायरेक्शन बेहतर है तो आपके सपने आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए जो जड़ें हैं वो कहाँ से स्टार्टिंग होती हैं। आप किसी तैयारी के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी आम गलती क्या करता है विद्यार्थी, जब हम किसी यूपीएससी या पीसीएस की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं, उस जर्नी के 3 स्ट्रक्चर होते हैं तैयारी करने के। इस 3 स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूंगा तो पहला स्ट्रक्चर है बेसिक स्टेप। बेसिक स्टेप का मतलब है कि अगर आपको बेसिक बेसिक बातें, बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो यूपीएससी को आप समझ ही नहीं पाए। बेसिक क्या है? बेसिक वो है जो कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम की 20 से लेकर 30% के आसपास के दायरे को फुलफिल करता है। अगर आप इसको एवेलुएट करेंगे, सिलेबस क्या है, सिलेबस को किस प्रकार से, इसके रिसोर्स क्या बेस्ट हैं, रिसोर्स को कैसे सिलेबस से कनेक्ट करना है, सिलेबस के सापेक्ष में बेसिक मतलब एनसीईआरटी कैसे रेडी करनी है। यानी अगर एक ही वर्ड में कहूंगा तो एक वो आधार जो सबके पास है वो तुम्हारे पास ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तैयारी का सबसे पहला आंकड़ा होता है कि पीवाई को आपने रेडी किया है नहीं किया है, सिलेबस आपके हाथ में कंठस्थ है या नहीं है। यदि आप अखबार पढ़ते हुए, समाज को देखते हुए, किसी व्यक्ति को निखारते हुए, किसी चीज़ों को समझते हुए आप अपने दिमाग में ये आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि अगर हम ये कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, उसको जीएस से किस पार्ट से, किस सिलेबस से, किस यूनिट से लिंक नहीं कर पा रहे हैं, यानी अभी भी आपका बेसिक रेडी नहीं है। एनसीईआरटी क्लास जो है, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए नहीं बनी है, लेकिन उसमें से क्या निकालना है ये जरूरी है आपके बेसिक चीज़ों का आपके पास होना। तो सबसे पहली नीड होती है उस एग्जाम की बेसिक का आपको जानकारी हो। दूसरा स्ट्रक्चर आता है कि आप इसको एडवांस कैसे लेके चलें। एडवांस मतलब जो आपने ये नींव तैयार करी है, इस नींव पर किस प्रकार से मकान की ग्रोथ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एडवांस किताबों का होना, स्टैंडर्ड किताबों का होना, बेहतर डायरेक्शन का होना, बेहतर आंसर राइटिंग का होना। जैसा आप जान सकते हैं कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी की जर्नी में कुछ ऐसे विषय होते हैं जो प्री में भी आते हैं, जो मेंस में भी आते हैं। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो ओनली मेंस में आते हैं। यदि आप उनको ये क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ मेंस के हिसाब से मुझे ऐसे करना है, प्रीलिम्स के हिसाब से इस प्रकार करना, तो आप समझ लीजिएगा आपका एडवांस अभी रेडी नहीं है। तो यानी इस पे क्या रखा जाएगा? एडवांस रखा जाएगा। जब आप बेसिक को रेडी कर लेंगे, एडवांस को रेडी कर लेंगे, तो यानी कह सकते हैं कि आपकी तैयारी 40 से लेकर 45% के आसपास तक यहाँ तक पहुंची है। आपको अपनी तैयारी को 100% करना भी नहीं है और 100% करने की कैपेबिलिटी भी होती भी नहीं है, क्योंकि कंप्लीट तैयारी यूपीएससी कर हो जाती फिर तो कोई भी बंदा एक दिन पढ़ के उसको क्वालिफाई कर लेता। हमेशा एक लंबी जर्नी है, उस लंबी जर्नी में जो आपने बेसिक रेडी किया, जो आपने एडवांस रेडी किया, अब उस पर किस प्रकार से हम अपना उसका रिविजन कर पाते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर पाते हैं, उसको निखार पाते हैं, तीसरा स्टेप है। यानी आप अपनी जर्नी को लेकर चल रहे हैं तो पहले साल अगर आपने 12th पास किया गया है, या आपने यूजी पास किया गया है, या आपने पीजी पास किया गया, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप अपनी तैयारी को 3 स्टेप में करेंगे ही करेंगे। अगर आपने 3 स्टेप में नहीं करते हैं तो मैं मान सकता हूं कि यूपीएससी की तैयारी आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे बड़ी कंठस्थ तरीके से जरूरी होती है एग्जाम्पल बेस पे बेसिक का रेडी होना। अब ये इस तैयारी को यदि आप तैयारी कर रहे हैं 2024 का, 25 का, 26 का, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई सा भी टारगेट है, मैटर नहीं करता, अपनी तैयारी को 4 फेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 4 फेज का मतलब अपने टाइमिंग को 4 फेज में कन्वर्ट करने का मीन्स मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 2025 दे रहे हैं तो 25 का एग्जाम कब है? मई में देखिएगा। संभवतः 2026 का एग्जाम भी कब होगा? मई के आसपास होगा। 2027 का एग्जाम जो होगा वो भी लगभग मई के आसपास होगा। यानी आप ये मान सकते हैं कि आपने 25 देने का टारगेट है तो ये मान लीजिएगा कि आपके पास 1 ईयर है, 12 मंथ है।
उस 12 मंथ को 4 फेसेस में कन्वर्ट करना है। अब इस 4 फेसेस में क्या क्या करेंगे इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपको 26 में देना है तो आपको 2 साल यानी 24 महीने हैं उसको 4 फेसेस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आप 27 देंगे तो यहाँ पर आपके पास 36 महीने हैं, उसको भी 4 फेसेस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यानी आपकी जो तैयारी है उसको 4 फेसेस में करना ही पड़ेगा। आप 25 दें, 26 दें, 27 दें, मैटर नहीं करता। लेकिन सबसे पहली नीड क्या निकल के आती है कि आपका बेसिक कितना रेडी है। यदि आप 24, 25, 26, 27, 28, 29 कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, सबसे जरूरी क्या है यहाँ पर बेसिक एनसीईआरटी का नींव को रेडी करना, यानी ये बेसिक चीजें। अगर आपको लगता है कि एलबी लर्निंग एप्लीकेशन के साथ जुड़कर आप अपनी जर्नी को तैयार करना स्टार्टिंग कर लेते हैं, जो फर्स्ट ईयर का ढांचा है, जो बेसिक की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए जरूरी है एनसीईआरटी का होना। तो आपके लिए 24, 25, 26, 27, 28, 29 वाले एग्जाम के लिए यदि आप तैयारी यूपीएससी कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक नीव फाउंडेशन बैच आ चुका है। इसकी फीस अभी देखा जाए तो ओनली 900 है। क्यों रखी गई है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? यदि आप एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट वे होता है कि सबसे पहले आप क्लास फाउंडेशन मतलब क्लास नंबर 6 से लेकर 12 तक जो टॉपिक हैं उसको सिलेबस के साथ लिंक करके एवरी टॉपिक को पढ़ने का प्रयास ना करके उन टॉपिक को पढ़ा जाए जो एग्जाम की दृष्टि से सिलेबस से लिंक हो जाते हैं। दूसरा एरिया क्या है? दूसरा एरिया है कि उसी टॉपिक के, उसी सब्जेक्ट के, उसी क्लास के कम से कम टेस्ट हो जाने चाहिए। तो लगभग इस एनसीईआरटी में देखा जाए आपको 400 के आसपास टेस्ट मिलेंगे जो कि सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको इन्वॉल्व किए जाएंगे। तीसरा स्टेप होता है इंटरलिंक करना। इंटरलिंक का मतलब अगर आप सब्जेक्ट, आजकल यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, ट्रेडिशनल प्रश्न पूछ रहा है, इट मींस मतलब ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी के प्रश्न मिलाकर, इकोनॉमी के साथ पॉलिटी के प्रश्न मिलाकर कहीं ना कहीं आपसे इंटरलिंक करा रहा है। यदि आपके अंदर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट से इंटरलिंक करने की कैपेबिलिटी नहीं है, आप सिलेबस के साथ उसको लिंक नहीं कर पा रहे हैं, या टॉपिक के साथ, मान लो क्लास नंबर 6 में कोई टॉपिक है, वही टॉपिक क्लास नंबर 9 में, वही टॉपिक क्लास नंबर 11 में, तो इन तीन टॉपिक को एक साथ क्यों ना पढ़ लिया जाए, क्यों उस पर टाइम वेस्ट किया जाए? यानी ये कैपेबिलिटी भी इसमें बिल्ड कराई जाएगी। साथ में आता है कि किस प्रकार से पीवाईक्यू और मेंस की प्रैक्टिस सेशन के साथ रिवीजन किया जाए। जो भी लास्ट ईयर के 10 ईयर के पेपर हैं कि किस किस यूनिट से कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, मान लो क्लास नंबर 11th की आप ज्योग्राफी की किताब पढ़ पा रहे हैं, उसमें से किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं, अगर डायरेक्टली हिट हो रहे हैं पेज टू पेज, कवर टू कवर, मैं आपको बता दूंगा कि कहां से प्रश्न आ रहा है। इसके साथ कुछ कोर एरिया, जैसा कि आप बेसिक पढ़ना स्टार्टिंग कर लें तो पहले सबके नोट्स बनाना आसान होता है, लेकिन जैसे ही आप सेकंड रीडिंग करते हैं, थर्ड रीडिंग करते हैं, तो फिर एनसीईआरटी कंसाइज वे में वो एरिया निकल के आता है कि जो हमें चाहिए होता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक वो एरिया जो सिमिलर वे में पॉलिटी के 10 से 5 पेजों में नोट्स, ऐसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के कुल मिला के 30 से 40 पेजों में कंप्लीटली एनसीईआरटी के नोट्स कंपाइल कैसे किए जाएं, ये भी हम यहाँ पर करेंगे। और साथ में जो डायनेमिक टॉपिक है, मान लीजिएगा आप अर्थक्वेक को पढ़ रहे हैं, तो अर्थक्वेक के साथ अगर आपने लेटेस्ट की घटनाओं को भी इसमें इंटरलिंक कर लिया, इसका मतलब स्टैटिक डायनेमिक को आप यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा जब होता है जब हम सारे एंगल पर काम करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ते रहें वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये सब चीजें ना करें तो एनसीईआरटी पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होता। यदि आप चाहते हैं एनसीईआरटी, आप 12th पास किए गए हैं, यूजी पास किया आपने, पीजी पास किया, 25 देना, 26 देना है, 27 देना, मैटर नहीं करता, बीपीएससी देना है, आरएएस देना है, कोई भी एग्जाम देना है, एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम की नींव होती है। इसीलिए नींव फाउंडेशन में आपके सामने लेके आ चुका हूं, जिसकी फीस अभी क्या है 900 है। जिन बच्चों ने यूपीएससी का कोई भी बैच हमारे यहाँ ले रखा है किसी भी सेशन में, उसके लिए विशेष डिस्काउंट चल रहा है। उनके लिए फीस सिर्फ कितना है, 600 के आसपास। करना क्या है, आपको एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है। जाने के बाद जैसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार की गतिविधि मिल जाएगी। ये लास्ट में जैसे ही जाते हैं यहाँ पे कोर्स में तो आपको ये नीव बैच आपको दिखाई देगा। ये रहा नीव बैच। जैसे ही आप नीव बैच में जाते हैं तो यहाँ पर जाने के बाद आप इस पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेशन जो है 27 मई से स्टार्ट हो रहा है, जिसके साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं कि क्या आधार है। तो एक आधार तो बेसिक ये रहा, एडवांस ये रहा, रिविजन ये रहा। तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, यानी ये गलती आपको बिल्कुल भी कभी भी नहीं करनी है कि आप एडवांस लुक ले। बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पर ऑथेंटिक किताब लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाएंगे। लक्ष्मीकांत तब पढ़ी जाती है जब आपका बेसिक रेडी हो। लक्ष्मीकांत बेसिक किताब नहीं, लक्ष्मीकांत पॉलिटिक किताब है। लेकिन डेमोक्रेसी क्या होती है, ये बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फेडरलिज्म क्या है, मिलिट्री सिस्टम क्या है, जुडिशरी क्या है, इक्वलिटी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी में फ्रीडम में क्या अंतर देखने को मिलता है, ये सारी बातें हम वहाँ पर समझ पाएंगे। तो यानी ये पहले हमें ये करना चाहिए, फिर ये और फिर ये। तो तीनों स्टेप्स निकल के आते हैं। इसके लिए आपको 4 फेज में तैयारी करनी है। 4 फेज का मतलब पहला फेज आपका कोर एरिया है, दूसरा सेक्शनल सब्जेक्ट है, दूसरा क्या है जीएस मेंस है, और उसके बाद रिवीजन है। तो ये 4 स्ट्रक्चर में फॉलो करना पड़ता है। आइएगा, जो बच्चे 2024 की तैयारी, 25 की तैयारी कर रहे हैं, 25-26 का, मैं 25 को मानक मान लेता हूँ। अब इस समय मई जाने की कगार पर है, मैं मान लेता हूं कि जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने का आपका टारगेट है। आपको इसमें फेज 1 रेडी करना है। फेज 1 का मतलब जो कोर एरिया है, कोर एरिया मतलब जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, ये
चार ये कोर एरिया, इन्हीं कोर एरिया से पॉलिटी से गवर्नेंस बना है ना। यहाँ से जो इकोनॉमी से बाकी जो पार्ट है वो बना है करंट अफेयर का, ज्योग्राफी से इन्वायरमेंटल बना है, बाकी हिस्ट्री से बाकी जो आर्ट एंड कल्चर जितने भी पार्ट हैं बन जाते हैं। तो यानी आप अगर कोर एरिया पे काम करेंगे तो इस एरिया में लगभग मान के चल सकते हैं कि 50 से लेकर 60% तैयारी आप यहाँ पे आराम से कर पाएंगे फेज नंबर 1 में। आपको जून से लेकर अगस्त का टाइम इसके ऊपर देना है, साथ में आपका ऑप्शनल भी यहाँ पर चलना चाहिए। यानी आपको यहाँ पर फेज 1 में 4 चीज़ों की तैयारी लेके चलना है। अगर आप 25 की तैयारी कर पा रहे हैं, यानी 60 डे का प्लान सेट करो कि मुझे उसका स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, डायनेमिक पार्ट पढ़ना है। उसके बाद 15 डे का प्लान सेट करो कि मुझे यहाँ पर रिवीजन करना है, यानी 75 डे का आपका प्लान होना चाहिए जिसमें हम पॉलिटी को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ इकोनॉमी, इसी तरह ज्योग्राफी, इसी तरह हिस्ट्री, और साथ में ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शनल क्यों ना हो, बेसिक नीड में 3 से 4 महीने 5 महीने की डिमांड करता है। यानी कुल मिला के 3 से लेकर 5 महीने में सारे ऑप्शनल, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सारे ऑप्शनल यहाँ रेडी हो सकते हैं। तो फेज 1 में आपको ये रेडी करने की भूमिका में अपना प्लान सेट करना, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। जैसे ही आप फेज 2 में आएंगे तो फेज 2 में जो कहानी है, फेज 2 में जैसे ही आप आते हैं तो फेज 1 के बाद जो फेज 2 है, सॉरी फेज 2 है आपके सामने, फेज 1 ये रहा, फेज 2 3 हो गया, सॉरी। तो फेज 3, अच्छा ये फेज 2 है, देखिएगा। तो ये क्या है, फेज 2 है, देखिएगा। तो ये फेज 2 क्या, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये फेज 2 महीने जाएगा। जैसे सेक्शनल सब्जेक्ट का मतलब ये, जैसे अभी प्रीलिम्स और मेंस में दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं, इन्वायरमेंटल है, प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, तो उनको सेक्शनल सब्जेक्ट के नाम से हम जान सकते हैं। या इन्वायरमेंटल आपको रेडी करना है, आर्ट एंड कल्चर आपको रेडी करना है, साइंस एंड टेक आपको रेडी करना है, और ये ऑप्शनल जो है आपका ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी फेज नंबर 2 में आते आते आपने फेज 1 को रेडी किया, और फेज 2 में आपने सेक्शनल सब्जेक्ट रेडी करिए, और साथ में यहाँ पर जो फेज 1 में आपने किया था उसका रिवीजन करना स्टार्टिंग कर दिया। यानी इससे क्या हुआ कि आप बिल्कुल अपने टाइमिंग को, अपनी एनर्जी को, अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल सही दिशा में लेके चल रहे हो। तो ये फेज नंबर 2 में फॉलो करेंगे सितंबर से अक्टूबर के बीच में। जैसे ही कहानी आगे बढ़ेगी तो फेज 3 में जैसे आएंगे, तो जो फेज 3 क्या है, नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच का है। इस फेज में क्या करेंगे, जो बिल्कुल ऐसे सब्जेक्ट जो ओनली मेंस में आते हैं, यानी लाइक्स अगर हमें इसके बारे में बात करूंगा, जैसे इथिक्स है, सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, आईआर है, या इंटरनल सिक्योरिटी है, तो इस पे हम फोकस करेंगे। किसमें बोलेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच में। इससे क्या होगा, उसके साथ साथ में नंबर फेज 3 में जो जाएगा रिवीजन के साथ में, रिवीजन मतलब जो 2 रिवीजन करना है, एक तो कोर एरिया का, उसको छोड़ना नहीं है, आपने रेडी फेज 1 में किया, लेकिन अब उसको रिवीजन फेज 2 में भी करना है, फेज 3 में भी करना है। बताऊंगा कैसे करना है। ऐसे ही अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ सेक्शनल जो एरिया है जो कि आपने फेज 2 में रेडी किया था, उसको भी आपको रेडी करना है। उसके साथ साथ जो ऑप्शनल है उसका आपको रिवीजन करना है। यानी क्या हुआ, आप फेज 3 में आते आते अपने प्री के सब्जेक्ट को, मेंस के सब्जेक्ट को आराम से रेडी कर पाएंगे। जैसे ही फेज नंबर 4 आ जाएगा तो इस फेज 4 में क्या करेंगे, आप जो फरवरी मार्च अप्रैल है ये डेडिकेट हो जाएंगे प्रीलिम्स के लिए। तो क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप यहाँ पर जो डाउट एरिया है उस पर काम करेंगे। लेकिन इन सारे फेसेस में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको मैं करंट अफेयर कह सकता हूं, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। उसको एक बेसिकली करंट अफेयर है, रिवीजन है, प्रैक्टिस है, डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग है, डेली बेसिस पर पीवाईक्यू है, डेली बेसिस पर सिलेबस का एनालिसिस है, ये सारी चीज़ डेली बेसिस पर करनी है। ये हर फेस में आपको करना पड़ेगा। तो यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि अपनी तैयारी को 4 फेस में लेके आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप 2024 को, 25 को, 26 को आराम से कर पाएंगे। और एडिशनल चीज़ में जैसे सी सेट है, टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर है, इसको भी आप यहाँ पर जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप 2025 की तैयारी कर पा रहे हैं, 2026 की तैयारी कर पा रहे हैं, 2027 की तैयारी कर पा रहे हैं, तो अपनी तैयारी में ये गलती बिल्कुल ना करें। पहले बेसिक रेडी करें। बेसिक के लिए आप यहाँ पर एनसीईआरटी 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़ें, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, लेकिन इस फेज को दबा के इतना रेडी कर लीजिएगा जिससे कि आप जो एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में, फेज 4 में, वो आराम से रेडी हो जाएंगे। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आप तैयारी तो करेंगे लेकिन तैयारी के साथ तैयारी नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना यही है कि यूपीएससी एक लंबी जर्नी है। इस जर्नी में बिल्कुल डेडिकेशन भी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि आपको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट 2025 की 26, 27, 28 जो भी तैयारी करने के लिए, तो बेसिक के लिए आप यहाँ पर एनसीईआरटी के साथ जा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर जाके इसको आज ही ज्वाइन कर लें। 27 तारीख के बाद इसकी फीस को हम इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद इसकी फीस जो है 1500 के आसपास हो जाएगी, तब तक ये आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये रही आपकी आज की जर्नी। तो हमें कौन सी गलती नहीं करनी है कि हमने पहले बेसिक रेडी करना है, फिर एडवांस रेडी करना है, और 3rd ईयर में हमने रिवीजन प्रैक्टिस करना है। यदि आप 12th पास किए गए हैं तो 12th पास बच्चे पहले बेसिक पर, जैसे सिलेबस क्या होता है,
एनसीईआरटी पूरा कवर कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के नोट्स बना लीजिएगा, एनसीईआरटी से पीवाई को लिंक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी से आपका मेंस का आंसर राइटिंग कर लीजिएगा, एनसीईआरटी से जो कोर एरिया उसके नोट्स बना लीजिएगा, एनसीईआरटी से जो कनेक्टिविटी है उसको बिल्ड कर लीजिएगा, एनसीईआरटी से भाषा शैली सीख लीजिएगा। एनसीईआरटी से एक वो आधार है जो 20 से 25, जैसे हम किसी दूध को गर्म करते हैं तो दूध को गर्म करने पर पहले टाइम लगता है, तो टाइम कहाँ लगेगा, इस पे लगेगा। जैसे ही रेडी हो जाएगा तो अब आपको उसको पिलर खड़े करने हैं, अब आपको मकान बनाना, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन नींव को मजबूत करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर में अगर 12th पास किया तो यहाँ फोकस करें, यदि आप सेकेंड ईयर में हैं तो तब भी आप यहाँ पर इसके साथ भी ले सकते हैं अगर आपने लेट कर चुके हो तो। और थर्ड ईयर जो होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, यहाँ 12th पास के बाद ये रिवीजन का, प्रैक्टिस का, ये सारी चीज़ों का करने का होता है। यदि आप फाउंडेशन बैच अगर आपने यूजी पीजी कर लिया है और आप दी तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच जीएस फाउंडेशन के साथ हमारे साथ जा सकते हैं, जिसकी 1 मंथ की जो फीस है, 1 ईयर की जो फीस है वो 35,000 है, 100 है। तो यहाँ पर 3500 रुपये में आप 1 साल का जीएस फाउंडेशन, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, प्री हो और मेंस हो, दोनों की तैयारी का जीएस फाउंडेशन आपको मिल जाएगा। और ये एनसीईआरटी के साथ इस फाउंडेशन को जोड़ लेते हैं तो कंप्लीटली तैयारी आपको यूपीएससी या पीसीएस की आराम से बन सकती है। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो दिए गए नंबरों पर आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, और उसके बाद एनसीईआरटी से कोई डाउट है तो यहाँ पर क्लिक करके आपके सामने ज्वाइन कर सकते हैं। कैसी लगी चर्चा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।